हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जा रहे हैं, क्लासेस भी करवाई जा रही हैं। तो आप अपने ईमेल जरूर चेक किया कीजिएगा। कई बार क्या है, आप लोग ईमेल चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट फ़ोन करना, मैसेज करना, तो उससे क्या है कि जो चीज़ ऑलरेडी आपको सेंड कर दी जाती है वो ईमेल में भेज दिया जाता है कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो आप एक बार ईमेल जरूर चेक कीजिए। कुछ लोग वीडियोज नहीं देखते हैं तो भी उनकी जानकारी अधूरी रहती है, तो ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख लिया कीजिए ताकि पता रहे कि किस टॉपिक पे टेस्ट हुआ है। अदरवाइज आप कंफ्यूज ही रहते हैं कि इस टॉपिक पे तो कुछ टेस्ट हुआ ही नहीं है। सपोज करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के ऑलरेडी कई टेस्ट करवाए जा चुके हैं। अब आप उनको ओपन नहीं करेंगे या फिर वीडियोज नहीं देख रहे हैं तो फिर आप कंफ्यूज ही रहेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेट्स बिगिन। आज का टेस्ट है, ये भी करंट अफेयर्स पे बेस्ड ही है। हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली पे कमीशन का अध्यक्ष, ये 8वां पे कमीशन है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8वां पे कमीशन है, ये इसकी घोषणा की गई थी जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की गई थी 8वें वेतन आयोग की। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका पूछा जा सकता है, एक तो इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये सुप्रीम कोर्ट की जज रही है पहले और इनको 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया है पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। इसमें मेंबर कौन है? तो एक पार्ट टाइम मेंबर है, प्रोफेसर पुलक घोष हैं, ये पार्ट टाइम मेंबर हैं। और जो पंकज जैन है, पंकज जैन इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो आपसे पूछा जाए इसके सचिव कौन है, तो ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सचिव हैं पंकज जैन। इनको इसका 8वें वेतन आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया है। 18 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट देनी है इनको। और ये चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 16वें वेतन आयोग ने, वित्त आयोग ने, 16वां जो फाइनेंस कमीशन है उसने अभी अपनी रिपोर्ट रिसेंटली राष्ट्रपति को सौंपी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 16वें वित्त आयोग है उसका पूछ लिया जाएगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया उसके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जो अभी नवंबर 2025 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और 16वां वित्त आयोग है, ये कब तक रहेगा? तो इसकी जो, एक तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। 5 साल के लिए लागू होगा, 26-27 से, और 30-31 तक ये लागू रहेगा। ये इधर मैच करना है G20 शिखर सम्मेलन और इनका आयोजन स्थल। 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ हुआ है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। इसका आयोजन भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। 19वां शिखर सम्मेलन है, 19th G20 शिखर समिट है, इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। 20वां जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये इसका आयोजन हुआ है साउथ अफ्रीका में। और 21वां जो शिखर सम्मेलन होगा ये अमेरिका में होगा, डोराल अमेरिका, यूएसए में इसका आयोजन होगा। डोराल में प्रस्तावित है ये 2026 में। 18वां कब हुआ है? 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में हुआ था, भारत में। 19वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था 2024 में। 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। 20वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में हुआ था। और ये 20वां कब हुआ था? 2025 में। और 21वां है, ये 2026 में प्रस्तावित है, डोराल अमेरिका में। इसका जो करेक्ट मैच होगा दिस वन। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इस बार ब्रिक्स का भारत में होने जा रहा है। हाल ही में किसे वर्ल्ड लीडर
फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अभी रिसेंटली किसे वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ये पूछा है। ये आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को बोस्टन ग्लोबल फोरम ने ये वैश्विक ग्लोबल पीस के लिए ये अवार्ड दिया है। किस संस्था ने दिया है? बोस्टन ग्लोबल फोरम। यूनेस्को के 12वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि 2017 से नवंबर 2017 से इस पे फ्रांस की ऑड्री अजूले थी। ऑड्री अजूले ये फ्रांस की 2017 से कंटिन्यू थी, और नवंबर 2025 में नए महानिदेशक बने हैं यूनेस्को के, और उनका कार्यकाल 4 साल का रहता है। लेकिन इनका 4 साल, ऑड्री अजूले का 4 साल होने के बाद फिर 4 साल कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि यूनेस्को के महानिदेशक पद पे किसी अरब कंट्री से बैठने वाले ये पहले व्यक्ति होंगे, डॉक्टर खालिद अल अनानी। अरब कंट्रीज में से ये पहले हैं जो यूनेस्को के इस पद पे बैठेंगे। अभी रिसेंटली इसकी घोषणा हुई है उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी 43वीं आम बैठक हुई थी यूनेस्को की, और उसमें ये औपचारिक इसकी घोषणा हुई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए, ये हंगरी के हैं, ब्रिटिश लेखक हैं, डेविड सेजले, इनको दिया गया है 2025 का बुकर पुरस्कार। इनका एक उपन्यास है फ्लैश, इस उपन्यास के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है 2025 का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? अभी रिसेंटली अमेरिका ने टोटल 66 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे बाहर निकलने की घोषणा की थी, और इनमें से WHO है। इसके अलावा आप देखेंगे जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसके अलावा जो इंडिया और फ्रांस ने शुरू किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई एजेंसीज हैं, लेकिन WHO, देश वन और ISA ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से किससे बाहर निकलने की घोषणा की है? तो जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है देश वन, इससे भी बाहर निकल चुका है अमेरिका पे काफी कर्जा बढ़ चुका है। अब वो फंड नहीं कर रहा है किसी भी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स को, जिनमें स्पेशली थोड़ा बहुत चाइना का इन्फ्लुएंस है। 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता कौन है 2025 में? ये मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मैक्सिकन है फातिमा वॉश। ये थाईलैंड में हुआ था इसका आयोजन। जो मिस यूनिवर्स 74th कंपटीशन है, इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था। पाकक्रेट सिटी है थाईलैंड की, और इसमें ये मैक्सिको की है फातिमा वॉश, ये विनर रही है। इसमें थाईलैंड की थी एक प्रवीनार सिंह, ये थाईलैंड की, ये फर्स्ट रनर अप रही है इसमें, फर्स्ट रनर अप। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं myupsc.in वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन PDF, आपके सिलेबस के नोट्स और वीडियोज वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कौन सा कथन ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संबंध में सही है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं, क्योंकि जो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने घोषणा की है मार्च 2026 तक ये नक्सल प्रभावित देश को ये नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। और अभी कुछ ही एरियाज बचे हैं छत्तीसगढ़ के गिने चुने, अदरवाइज लगभग ये एलिमिनेट हो चुका है। अभी 26 जनवरी पे ही लगभग 100 के आसपास तो ऐसे गांव थे छत्तीसगढ़ में जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया है आजादी के बाद।
22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा है 22वां आसियान शिखर सम्मेलन? इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में किया गया है। अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ था, 26 अक्टूबर 2025 को, और इसकी अध्यक्षता मलेशिया ने की थी। 22वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मलेशिया ने की थी। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कुआलालंपुर, मलेशिया। अब इसमें तिमोर लेस्ते ऑफिशियली आसियान का नया मेंबर बना है, 11वां सदस्य बन गया है। नया सदस्य, ये पूछा जा सकता है कि अभी आसियान का नया सदस्य कौन बना है, तो ये तिमोर लेस्ते। डिजिटल श्रम सेवु मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? डिजिटल श्रम सेवु मिशन है, ये नीति आयोग का है। किसका है? नीति आयोग का है ये। इसमें जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है ये मिशन। जो तकनीक है उनको लागू करने की एक नेशनल पहल है ये, जो भी टेक्नोलॉजी है जितने भी उनसे संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे टाइफून कालमेगी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये काफी भारी तबाही मचाई थी इस टाइफून ने, और ये उष्णकटिबंधीय तूफान फिलीपींस और वियतनाम में इसने काफी तबाही मचाई थी। इसको लोकली कहा जाता है टीनो। क्या कहा जाता है? टीनो। साउथ चाइना सी में आया है ये। भारतीय रेलवे में मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई आधारित दृष्टि लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये रेलवे में मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक एआई बेस्ड है ये दृष्टि, और ये क्या है? लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, दृष्टि लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसको डेवलप किया गया है आईआईटी गुवाहाटी एंड जो ईस्टर्न रेलवे है, दोनों के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 के मुताबिक भारत में कितने करोड़ बच्चे अब भी कम से कम एक बुनियादी सेवा, जैसे किसी के पास आवास नहीं है, कहीं स्वच्छता नहीं है, कहीं स्वच्छ पानी नहीं है, कहीं पोषण की कमी है, कहीं हेल्थ के इश्यू है, कहीं एजुकेशन के इश्यू हैं। जरूरी नहीं है सारे ही हों, लेकिन इनमें से कम एक चीज से अभी भी वंचित हैं, और ये काफी बड़ा नंबर है। ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है। विश्व का पहला देश जो आधिकारिक तौर पर पूर्ण कैशलेस बन गया है, ऑफिशियली पूरी तरह से कैशलेस दुनिया का पहला देश, ये स्वीडन बन गया है। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी एक मोबाइल पेमेंट ऐप के रूप में, और वो थी स्विस करके मोबाइल ऐप थी, वहां से शुरू हुई थी 2012 में। जो स्वीडिश बैंक है उन्होंने डेवलप किया था ये ऐप को, एप्लीकेशन को, और अब ये पूरी तरह से कैशलेस बन गया है स्वीडन। हमारे यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग 75 करोड़ डेली का यूपीआई से ट्रांजैक्शन होता है। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नवीनतम सदस्य बना है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसका नया सदस्य भी सेशेल्स बना है। इसका ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन भारत में हुआ था अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में। इसका आयोजन भारत में हुआ था नवंबर 2025 में। इसके मेंबर कौन कौन है? इंडिया है, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश, और अब इसमें सेशेल्स और जुड़ गया है। छठा मेंबर हो गया इसका सेशेल्स। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया है? ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ये वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया है नई दिल्ली में। भारत में किसमें अपनाए गए सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक मान्यता दी गई है? इनमें से
किस में अपनाया गया है ये सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल, जिसे देखिए पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क। इसमें नेचर, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ सोसाइटी इसके द्वारा डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है ये? नेचर, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने डेवलप किया है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम मॉडल। और इसको यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने ग्लोबल मान्यता दी है। एक कम्युनिटी बेस्ड है ये। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सुंदरबन। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही से मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कौन सा? और ये पूछा है विमेन्स वर्ल्ड कप का। विमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने सिर्फ एक ही बार जीता है, अभी 2025 में। भारत ने साउथ अफ्रीका की विमेन्स टीम को हरा के, और ये जीता था अभी रिसेंटली हरमनप्रीत की कप्तानी में। इंग्लैंड ने अब तक 4 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको 7 बार जीता हुआ है। इंग्लैंड ने इसको 3 बार नहीं 4 बार जीता है इंग्लैंड ने। न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने 1 बार जीता है। तो इंग्लैंड ने 4 बार जीता है इसको, ये ऑप्शन सही नहीं है। पीएम देविन योजना के तहत सोहरा पर्यटन सर्किट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ये पर्यटन सर्किट इस योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें कई वाटरफॉल वगैरह जो हैं उनको डेवलप करने के पर्पज से, एक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है ये। और ये मेघालय में किया जा रहा है सोहरा पर्यटन विकास सर्किट। जो नोहकली काई वाटरफॉल है मेघालय का, एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार, नोहकली काई वाटरफॉल कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है और इस योजना में इनको कवर किया गया है। निसार उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? निसार उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही है? यह नासा और इसरो की संयुक्त पहल है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। नासा और इसरो निसार 7 नवंबर 2025 से इसने कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, ये भी सही है। इसके अलावा ये एल बैंड और एस बैंड सेंसरों वाला विश्व का पहला उपग्रह है। तो देखिए जो निसार है इसका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। और ये जॉइंट पहल है, 7 नवंबर को आधिकारिक तौर पे इसको कमीशन किया गया है और इसको लॉन्च किया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और ये दुनिया का पहला उपग्रह मिशन है जो पृथ्वी की सतह में जो सूक्ष्म परिवर्तन है उनको मापने के लिए एस बैंड और एल बैंड दोनों जो राडार फ्रीक्वेंसी है उनका एक साथ यूज करेगा। लार्ज बैंड और स्मॉल बैंड दोनों का एक साथ यूज करेगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये किस देश का है? ये चर्चा में है काफी ये प्रोजेक्ट, और ये भूटान का है। और चर्चा में क्यों है? चाइना इसका विरोध कर रहा था और इसको भारत बना रहा है, भारत की सहायता से बन रहा है। इंडिया में जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है BHEL वो बना रहा है। लगभग 1000 मेगावाट का है, ये भूटान में बनाया जा रहा है। संविधान संशोधन 130वां संशोधन विधेयक 2025 के परीक्षण हेतु गठित जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसमें सभी पार्टीज के लोग होते हैं। और ये है क्या 130वां संविधान संशोधन विधेयक, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने और हिरासत में रखे जाने की स्थिति में इसमें अगर 30 दिन तक किसी भी राज्य का चीफ मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर है, इवन प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री है, उसको पद से हटाने का प्रावधान है। तो इसको पार्लियामेंट में लाया गया था लेकिन ये बिल पास नहीं करवाया था। गवर्नमेंट ने इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है, JPC को। अब इसमें चर्चा होगी और फिर JPC का जो इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ और चीजें ऐड करनी है, कुछ हटानी है, वो JPC में सभी पार्टी के लोग बैठ के चर्चा करते हैं
और उसको फिर वापस पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। जब अगर गवर्नमेंट की मंशा होगी तो उसको पास किया जाएगा। ये अपराजिता सारंगी इसकी अध्यक्ष हैं। गरुड़ 25 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? गरुड़ 25 है, ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन हुआ था इसका। भारत की सुखोई 30 ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये फ्रांस में आयोजन हुआ था। एक बार फ्रांस में, एक बार इंडिया में होता है। इस बार 2025 का फ्रांस में हुआ था। धारवाड़ कर्नाटक के वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर रवि कोरिसेत्तर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी फेमस पर्सनालिटी रही है डॉक्टर रवि कोरिसेत्तर, और इनका लगभग 40-50 साल का काम रहा है आर्कियोलॉजी के फील्ड में। इनको राज्योत्सव पुरस्कार दिया गया है 2025। जापानी कॉमिक्स वन पीस, इसके एकमात्र लूफी को किस देश में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रतीक बनाया? ये जेनजी है, तो ये मैक्सिको में इन्होंने, ये जब जापान का जो कॉमिक्स है वन पीस, इसका एक कैरेक्टर है लूफी। लूफी क्या होता है कि कोई प्रदर्शन कर रहा है तो हाथों में खोपड़ी वाली टोपी का निशान लेके, जो लूफी की पहचान है। आजकल ये कई जगह हो रहा है जेनजी। हाल ही में किसे मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी नहीं है हमारे बीच। ये डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को दिया गया है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। IISc बेंगलुरु के हैं ये डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन। हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट सन कैचर ये गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोजेक्ट सन कैचर। और इसका क्या एम है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? सौर ऊर्जा संचालित जो सैटेलाइट है उनके माध्यम से AI कंप्यूटिंग को परखना, AI कंप्यूटिंग को सैटेलाइट के जरिए परखना। तो AI अब जमीन ही नहीं, ऊपर भी यूज ली जा रही है, इसको टेस्ट किया जा रहा है। गूगल टेस्ट कर रहा है अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर का परीक्षण करने के लिए, प्रोजेक्ट सन कैचर। रामसर स्थल गोगाबिल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है? गोगाबिल भारत की 94th अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि वेटलैंड, रामसर वेटलैंड है। तो ये 94वां स्थल है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, बेगूसराय जिले में है। ये बेगूसराय में नहीं है, बिहार के कटिहार जिले में है। और ये एक गोखुर आर्द्र भूमि है। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। गोगाबिल रामसर साइट कहाँ पे है ये पूछ लिया जाएगा। हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाए, सीधा स्टेट दे दिया जाए। तो ये बिहार में अभी इसको बनाया है, इसको मिला है रिकॉग्नाइजेशन 94th रामसर साइट का, गोगाबिल बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी रैंकिंग का आता है, चाहे ये QS एशिया का पूछ लिया जाए या NIRF का पूछ लिया जाए। 2026 रैंकिंग में भारत के कुल 294 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस रैंकिंग सूची में भारत का दूसरा स्थान है, ये भी स्टेटमेंट है, ये सही है। एशिया की शीर्ष 100 इंस्टीट्यूट में भारत के 5 संस्थान शामिल हैं। भारत के इसमें 5 संस्थान शामिल हैं। इस रैंकिंग में IIT मद्रास को 59वां स्थान मिला है, जो भारत में शीर्ष पे है। इसमें IIT दिल्ली को मिला है, IIT दिल्ली को मिला है ये 59वां, और जो भारत में टॉप पे है। डी करेक्ट आंसर है इसका। हाल ही सुर्खियों में रही उमंगोट रिवर किस राज्य से संबंधित है? उमंगोट रिवर का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध मेघालय से है।
इसको दाव की रिवर भी कहा जाता है क्योंकि इसका पानी है बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत साफ पानी होता है इस रिवर का। और उमंगोट नदी मेघालय में है, यह अभी चर्चा में थी। देखिए अभी तक तो आपने नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ा है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चल रहा है। और आगे आपको अब इसमें आगे जो क्वेश्चन होंगे नेशनल इंटरनेशनल के अलावा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो एमपीपीएससी के लिए यूजफुल है। हाल ही में कौन सा देश टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन को अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर विश्व का 8वां देश बन गया है? तो ये बांग्लादेश है, जिसने भारत में टाइप बार टीसीवी का प्रयोग होता है भारत में तो, और भारत जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, अभी टीसीवी में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया है। किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट है ओईसीडी की है, और इसके अकॉर्डिंग भारत के 2.5 लाख लोगों ने बाहर की नागरिकता ली है। हाल ही में कौन सा देश तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? टोबैको पे लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है मालदीव में। पीढ़ीगत इसको बोलते हैं लाइफ टाइम, मतलब जहां एक निर्धारित तिथि के बाद जन्मे व्यक्ति किसी भी कानूनी रूप से तंबाकू नहीं खरीद पाएगा वहां पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की नींव रखी है? यह अभी रिसेंटली ओडिशा में रखी है इसकी नींव। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने इसकी। वर्ष 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये अभी रिसेंटली ग्योंगजू साउथ कोरिया में हुआ है। इसका भारत इसका मेंबर नहीं है, पर्यवेक्षक है। एपेक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार इसका कि भारत इनमें से किसका मेंबर है, तो भारत इसका मेंबर नहीं है, पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर है इसका। हाल ही में विश्व का पहला सफेद आइबेरियन लिंक ये किस देश में देखा गया है? देखिए ये जो है ये आइबेरियन लिंक्स ये IUCN की कैटेगरी में आते हैं, और ये स्पेन में देखा है पहला व्हाइट। वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किस रूप में? एग्रीकल्चर ईयर। पहले चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी इसकी, और फिर 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इसकी घोषणा की थी। कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2026 को मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा बसामन मामा गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह अभी चर्चा में है, सिरमौर तहसील में है ये, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। ये ध्यान रखिएगा, बसामन मामा गौ अभ्यारण्य ये भारत का पहला जो गो अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के आगर मालवा में है, सालरिया गांव है वहां पे है पहला, तो जो कामधेनु गो अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं उसको। और ये बसामन मामा गो अभ्यारण्य रीवा में है, सिरमौर में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2026 में घोषित नर्मदा रिवरियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में कौन सा सही है? इसके तहत स्मार्ट कृषि क्लस्टर और फ्लोटिंग सोलर पार्क का एक इंटीग्रेटेड ग्रिड डेवलप किया जाएगा। ये ध्यान रखना है, नर्मदा रिवरियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। मध्य प्रदेश की नई खनिज नीति 2026 के अनुसार किस खनिज के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य कर दी है? ये किस खनिज के लिए कर दी गई है? तो जो डायमंड है उनके लिए कर दी गई है। ये डायमंड, इनकी अवैध माइनिंग रोकनी हो और इंटरनेशनल जो किम्बरली प्रोसेस है उनके मानकों को पूरा करने के लिए ये लागू की गई है एमपी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डायमंड के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। RRCAT राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर भारत के पहले प्रोटॉन थेरेपी सेंटर क्या होता है? प्रोटॉन थेरेपी सेंटर ये कैंसर से रिलेटेड होता है, जो
कैंसर का इलाज है उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है प्रोटॉन थेरेपी से ये। तो इसमें इंदौर में है ये RRCAT, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसमें एक्चुअली इसरो ने इंदौर का जो इस RRCAT है इसके साथ करार किया है। अब RRCAT ने किसके साथ किया है प्रोटॉन थेरेपी सेंटर परीक्षण की घोषणा? ये MGM मेडिकल कॉलेज है इंदौर में, इसके साथ किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सुशासन में बहुभाषी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मल्टी लैंग्वेज पहुंच के लिए ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो डिजिटल इंडिया भाषिणी है उसके साथ। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में चीतों के नए आवास के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। जो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम नौरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य था। तो अब ये तीसरा चीता हैबिटेट बनेगा। इससे पहले कूनो और गांधी सागर में काम शुरू किया गया था इनको विकसित करने का, न्यू चीता हैबिटेट। अब तीसरा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत के पहले PPP मॉडल आधारित मेडिकल कॉलेज की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में? भारत का पहला है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश का, भारत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित है ये मेडिकल कॉलेज। और ये कहाँ बनाया जा रहा है इसकी? देखिए अभी रिसेंटली PPP मॉडल पे 2 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। दोनों ही ट्राइबल एरियाज में, मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल एरिया है वहां बनाए जाने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके 100% चांसेज हैं, ये मान के चलिए आप। भारत का पहला PPP मॉडल आधारित मेडिकल कॉलेज, इसकी धार और बैतूल, धार एंड बैतूल 2 जगह बनाया जा रहा है। ये इनका फाउंडेशन आधारशिला रख दी गई है। तो धार ऑप्शन में नहीं हो तो बैतूल और धार यहां 2 जगह बनाया जाएगा ये। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व का पहला, पूरे वर्ल्ड का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने हेतु जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया? पूरी दुनिया का पहला एनर्जी लिटरेट सिटी का है ये शुरू किया गया है इंदौर में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पूर्व क्रिकेटर को अटल अलंकरण से सम्मानित किया गया है? अटल अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया है? फॉर्मर क्रिकेटर हैं ये, भारतीय टीम के पूर्व चयनकर्ता संजय जगदाले, इनको किया गया है। अभी रिसेंटली सत्यनारायण सट्टन उनको दिया गया है, प्रसिद्ध कवि हैं, उनको भी अटल अलंकरण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया हैं, उनको किया गया है। संजय जगदाले जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व चयनकर्ता हैं, इनको किया गया है। और एक परंग शुक्ला है सागर के, उनको भी अटल अलंकरण से सम्मानित किया गया है। 4 लोगों में से एक का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को भारतीय ज्ञान परंपरा खगोल विज्ञान एवं गणितीय अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? ये डोंगला को किया जा रहा है, उज्जैन में है ये डोंगला। इसको ऐतिहासिक स्थल को भारतीय ज्ञान परंपरा खगोल विज्ञान गणितीय अनुसंधान केंद्र के रूप में, और यहाँ पे ये इसको डेवलप किया जाएगा डोंगला उज्जैन के पास। श्री भगवान दास रैकवार को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? पद्मश्री अवार्ड अभी घोषणा की है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पद्मश्री का भी। भगवान दास रैकवार को इनका जो खेल है, खेल के फील्ड में, खेल से संबंधित कौन सा खेल है? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट में भगवान दास रैकवार को, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, पद्मश्री दिया गया है। किस कैटेगरी में? अनसंग हीरोज की कैटेगरी में। देश का प्रथम क्राफ्ट टूरिज्म विलेज का निर्माण मध्य प्रदेश में कहां किया गया? पहला है पूरे देश का ये क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, इसका प्राणपुर में किया जा रहा है, प्राणपुर डी। और प्राणपुर कहां है? यह अशोकनगर जिले में पड़ता है। वीरता पर केंद्रित वीर भारत संग्रहालय का निर्माण मध्य प्रदेश में किस स्थान पर किया गया? ये वीरता पर केंद्रित है, इसमें
भारत के अमर नायक हैं या जो प्रेरणादायक हस्तियां हैं उनकी गाथाओं को संजोया जाएगा। और उज्जैन का जो ऐतिहासिक पैलेस है, कोठी पैलेस, जिसको अभी विक्रमादित्य भवन का कहते हैं, वहां स्थापित किया जाएगा उज्जैन में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। फिर से ये कहेंगे कि जो मटेरियल भेजा जाता है उसको एक बार देख लें आप अच्छे से, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। और फिर भी रहे तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।